जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मेरे पास एक 2 टन एसी का बोर्ड है। बोर्ड चाहे किसी भी कंपनी का हो, किसी कैपेसिटी का हो, वो अगर 1 टन का है, 1 एंड हाफ टन का है, 2 टन का है, 3 टन का है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर का है, फ्रीज़र का है, चाहे वो इन्वर्टर बोर्ड किसी वॉशिंग मशीन में लगा हुआ है, चाहे वो किसी सिलाई वाली मशीन में लगा हुआ है जो कि सर्वो कंट्रोल्ड होती हैं, जिसको नीडल पोजिशनर बोर्ड भी कहा जाता है। कॉन्फ़िगरेशन तकरीबन सभी की सेम होती है। तो आज की वीडियो में हम ये जो सीरीज़ मैं शुरू करने जा रहा हूँ, इस बोर्ड को हम इन डिटेल देखेंगे कि ये बोर्ड के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट कैसे कैसे काम कर रहा है और उसको किस किस तरीके से, एक बोर्ड में अगर इस तरह लगा हुआ है दूसरे बोर्ड में कैसा होगा। जब हमें किसी बोर्ड के कंपोनेंट का फंक्शन का पता होता है कि इसके अंदर ये बोर्ड के अंदर ये कंपोनेंट लगा है तो क्यों लगा है। अगर हमें एक कंपोनेंट का फंक्शन पता होगा कि अगर हमें ये एमओवी लगा हुआ है, मैं कहता हूँ ये एमओवी लगा हुआ है, तो एमओवी है क्या, अगर हमें उसके बारे में जानकारी होगी। अगर हम कहेंगे कि ठीक है जी, ये कंपोनेंट मीटर से चेक करो, कंटिन्यूटी देता है, ठीक है, नहीं देता निकाल दो। क्यों निकालो भाई? जब आप क्यों के पीछे, क्यों, कब और कैसे, ये चीज़ें जब आप ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक कोई मुश्किल नहीं है। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। इनपुट में लाइन है, न्यूट्रल है, ग्राउंड है। ये कंप्रेसर के लिए आउटपुट है, ये इसकी कूलिंग फ़ैन की आउटपुट है। इसके बाद यहाँ पर 4 वे वाल है हीट कूल के लिए, जो कि सिस्टम को शिफ्ट करता है। और बाकी यहाँ पर इसकी कम्युनिकेशन आ जाती है, लो वोल्टेज पावर सप्लाई है, इनपुट फ़िल्टर सर्किट आ जाता है। अभी इस बोर्ड में रिएक्टर 2 कॉइलें लगी हुई हैं, 2 रिएक्टर लगे हुए हैं और ये बोर्ड के ऊपर हैं। कोई और बोर्ड होगा, हो सकता है इसी कंपनी का बोर्ड होगा, तो उसमें रिएक्टर बाहर लगा दिए। अभी इसमें 2 आईजीबीटी लगे हुए हैं, 2 डायोड लगे हुए हैं, 2 रिएक्टर लगे हुए हैं, काम दोनों का एक है। अगर किसी के अंदर एक आईजीबीटी एक डायोड लगा हुआ है तो काम एक होगा। अगर किसी के अंदर आईजीबीटी और ये रेक्टिफायर नहीं है, वहाँ पर एक इसी तरह आईपीएम की तरह पीएफसी मॉड्यूल लगा दिया और वहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर नहीं है, डायरेक्टली उस मॉड्यूल को 220 दी और वहीं से वोल्टेज बनाए, पीएफ उसने एक रिएक्टर को कंट्रोल किया, वोल्टेज कैपेसिटर पे चार्ज कर दिए। लेकिन जैसा भी बोर्ड होगा उसका वर्किंग प्रिंसिपल सेम रहेगा। अगर यहाँ पर इसने माइक्रो कंट्रोलर एक लगाया है, हो सकता है दूसरे बोर्ड के अंदर उसने एक माइक्रो कंट्रोलर लगा दिया और एक मोटर कंट्रोल डिवाइस लगा दी, यानी इसके अंदर वो डायरेक्टली 3 फेज़ जनरेट करवा रहा है। 3 फेज़ के लिए जो उसने आईपीएम को ड्राइव देनी है वो यहाँ से जनरेट करवा रहा है। अगर उसने सेपरेटली एक आईसी लगा दी है जिसको मोटर फेज़ जनरेटर कहते हैं, अगर वो मोटर फेज़ जनरेटर आईसी लग गई है तो वो क्या करेगी, वो भी सिग्नल जनरेट करके इस आईजीबीटी को देगी। हमने मॉड्यूल को मूव करवाना है, यहाँ से स्विच करवाना है। अगर यहाँ पे आईपीएम लगा हुआ है तो भी ठीक है, अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंटली उसने 6 आईजीबीटी लगा दिए हैं तो भी। मकसद ये है कि इस जो रेक्टिफाइड वोल्टेज हैं उसको 3 फेज़ बनाकर कैपेसिटर को देना है। चलें इसको स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए मालूमाती हो तो लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मैं भी इससे किसी को फ़ायदा हासिल हो सके। अभी देखिए इस बोर्ड की, इसका बोर्ड का मॉडल नंबर है GRJW860-A। और ये बोर्ड मैंने क्यों सिलेक्ट किया कि इसका ना तो कोई सर्विस मैनुअल है और ना ही कोई डायग्राम अवेलेबल है किसी किस्म की। तो इसका जो है W862B, ये भी इसका पार्ट नंबर है, और N057619800302 ये भी नंबर है। लेकिन किसी किस्म का नंबर लेकर ये कोई डाटा नहीं मिलता आपको नेट से, इसके मैन्युफैक्चरर से। ये कंपनीज जो है ये अपना डाटा जो है वो हाइड रखती हैं ताकि आपको अगर ये बोर्ड ख़राब होता है तो आप उन्हीं के पास इसको भेजेंगे। तो कोई बात नहीं, इसको हम स्टडी करते हैं। सबसे लेफ़्ट साइड पे देखिए तो यहाँ पर हमारे पास आता है न्यूट्रल, लाइन और अर्थ, ग्राउंड। इन्हीं तीनों लाइनों को हम यहाँ पर ड्रा करते हैं
और इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ये होगी हमारी लाइन, यहाँ पर आ गया न्यूट्रल और इस जगह पर आ गया अर्थ। ये 3 तारें आ गई। चौथी तार कम्युनिकेशन की होती है, उसको हम आखिर पे देखेंगे जब हम कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे कि इस बोर्ड की जो कम्युनिकेशन होती है वो इसके इंडोर यूनिट के साथ कैसे होती है और ये किस तरह से प्रोसेसर अपनी बातें उसको बता रहा होता है, उससे मालूमात ले रहा होता है, एक दूसरे को किस तरह से ये अपनी मालूमात का तबादला करते हैं, उसको हम जब सब्जेक्ट आएगा इस बोर्ड के अंदर तो वहाँ पे देखेंगे। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आई कि इसमें इसके IGBT दोनों शॉर्ट हुए, दोनों डैमेज हुए। उसके डैमेज होने की वजह से यहाँ पर इसका फ्यूज़ भी बर्न हो गया। ग्लास फ्यूज़ था 30 एम्पियर का, वो भी डैमेज था, वो मैंने रिमूव कर दिया। तो फ्यूज़ लगा हुआ है इसकी लाइन के अंदर, F1 लगा हुआ है। इस फ्यूज़ से अगर आप आगे गुजरेंगे यहाँ पर, तो इस जगह पर हमारे पास सबसे पहला जो कंपोनेंट आता है वो ये फ्रीक्वेंसी के लिए कैपेसिटर आता है। 2.25 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है, ये लगा हुआ है हमारी लाइन और न्यूट्रल के दरमियान में, 2.2 माइक्रो का। इसका भी देखिए काम क्या है कि अगर कोई भी हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक आएगी, हार्मोनिक्स आएगी, उसको इसने फ़ौरन से रिमूव करना है। अगर तो वो इसकी विद इन लिमिट है तो ठीक है, अगर वो स्पाइक फ्रीक्वेंसी की बहुत ज़्यादा रेपिटेशन है तो ये कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ही शॉर्ट होगा इस फ्यूज़ को बर्न कर देगा, जैसे ही बर्न करेगा फ्यूज़ आपका उड़ जाएगा, तो नेक्स्ट सर्किट हमारा प्रोटेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम लाइन ही यहाँ से कट कर देंगे। इससे आगे आ जाइए, इसी पॉइंट पर ये फ्यूज़ है, इसको ऐसे नीचे लेके चले तो यहाँ पर ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है। ये कौन सा कंपोनेंट है, हम स्टेप बाय स्टेप देखते जाते हैं और कंपोनेंट को भी स्टडी करते जाते हैं। ये लगा हुआ है MYN15, ये है MOV, मेटल ऑक्साइड वोल्टेज अरेस्टर। और ये लगा कहाँ पे हुआ है, इस कंपोनेंट को सिर्फ इसी को देख लें तो ये है हमारी न्यूट्रल, और यहाँ से ऐसे चलती है। ये फ्यूज़ की जगह पे मैं जंपर लगा देता हूँ ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि हमारा फ्यूज़ कहाँ पे था। ये आप समझ लीजिए ये फ्यूज़ ही है, इसको मैं एज अ फ्यूज़ लगाता हूँ। जंपर कभी भी फ्यूज़ की जगह पे ये जंपर नहीं लगाना, ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए या इसको बताने के लिए। अभी देखें, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा लाइन आ गई, फेज़ आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी इसको देखें तो ये आ रहा है इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर लगा हुआ है हमारा ये MOV। MOV की ये भी शक्ल होती है, MYN15 621K। तो ये हमारा ये MOV लगा हुआ है। ये क्या करेगा, अगर हाई वोल्टेज आएंगे, ये आए थे हाई फ्रीक्वेंसी, ये आए थे हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज आएंगे तो ये इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा। जो ही शॉर्ट होगा तो ये कैपेसिटर हमारा फ्यूज़ बर्न हो जाएगा। हमारी सेकंड प्रोटेक्शन आ गई। किसी वजह से इनपुट में वोल्टेज लेवल जो रिक्वायर्ड लेवल है, अभी इसकी 385 वोल्ट RMS है। अगर 385 वोल्ट से ज़्यादा की स्पाइक आएगी या वोल्टेज आएंगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर 220, ये बोर्ड हमारा 220 का है, 220 वोल्ट का है, सिंगल फेज़ है, तो अगर ये किसी वजह से इस पे वोल्टेज ज़्यादा आते हैं, दोनों जगह पे फेज़ आ जाता है, तो ये डैमेज हो जाएगा। अभी देखिए इसी तरह के 1 और 2 ये और लगे हुए हैं, सेम इसी कैटेगरी में ये MOV लगे हुए हैं। इनको देख लीजिए ये कैसे लगे हुए हैं। अभी देखें इसकी कंडीशन क्या है। ये लगा हुआ है, ये जो पहला हमने कहा है, ये लगा हुआ है फेज़ और न्यूट्रल के दरमियान। लेकिन अगर इसी जगह पे इस पॉइंट पे देखेंगे तो ये तो हमारा फेज़ आ रहा है, लाइन आ रही है, तो लाइन से एक लगा हुआ है ये, इससे गुजरेंगे तो दूसरा लगा हुआ है ये, और फिर ये जाके न्यूट्रल पे, पहला लाइन पे और दूसरा एंड इसका न्यूट्रल पे। लेकिन इनको देखेंगे तो पहला दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है और दूसरा फिर आगे जाके न्यूट्रल, यानी 2 सीरीज़ में आ गए।
चले जी, हम इसको सीरीज़ में लगा लेते हैं। अगर ये एमओवी इसकी ये शक्ल है तो भी ठीक है, अगर किसी जगह पे इस तरह का लगा हुआ है डायग्राम में तो भी वही होगा। ये दोनों एक ही चीज़ है, ये भी और ये भी। अभी ये इसका कॉमन पॉइंट आ गया। जो सेंटर पॉइंट है, अगर सेंटर पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर एक और कंपोनेंट लगा हुआ है। ये क्या है, यहाँ पर एपकॉस का वोल्टेज सर्ज अरेस्टर लगा हुआ है, जो कि आसमानी बिजली से बचाने के लिए होते हैं। इसको भी मैं निकाल के ही दिखाता हूँ आपको। ये बेसिकली ये वैसे ओपन होता है, ये EM 3600 ये लगा हुआ है एपकॉस EM 3600। ये है सर्ज अरेस्टर। इसका एक एंड तो लगा हुआ है इन दो MOV के दरमियान, वोल्टेज वरिस्टर के दरमियान, और दूसरा एंड लगा हुआ है पावर अर्थ पे, ग्राउंड पे। तो अभी ये देखिए, ये एक वरिस्टर, उसका एंड इस पे, दूसरा वरिस्टर एंड इस पे, और वरिस्टर के दूसरा एंड न्यूट्रल पे। तो साथ में ये सीरीज़ में, और ये लगा हुआ है अर्थ के दरमियान EM 3600 ये लगा हुआ है। अभी देखिए, अगर इस लाइन पे आसमानी बिजली पड़ेगी तो ये यहाँ से इस तरह से इसको अर्थ कर देगा, ग्राउंड कर देगा। ये खुद तो डैमेज हो जाएगा, इसको डैमेज कर देगा, लेकिन हमारे नेक्स्ट सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा। या लाइन पे आती है तो यहाँ से होके ऐसे ग्राउंड कर देगा, हमारे सर्किट को प्रोटेक्ट कर लेगा। अगर दोनों लाइनों पे नॉइज़ आता है, हाई वोल्टेज आते हैं, तो ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर एक लाइन पे हाई वोल्टेज आते हैं तो ये इस तरह से डैमेज हो जाएगा। ये है इसकी कहानी। अभी सर्ज अरेस्टर, कोई भी सर्ज आएगी तो हमारा ये सर्किट इन दोनों चीज़ों से प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसी मेन कैपेसिटर पर। ये जो हमारा पहला कैपेसिटर है, इसके अंदर में देखेंगे तो इसके बगल में ये दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये क्लास X कैपेसिटर है, C070 और C016। इस पॉइंट पे हमारा ये जो पॉइंट है, एक ये एंड लगा हुआ है, एक ये एंड लगा हुआ है, और इन दोनों का कॉमन देखें तो ये जा रहा है इसी अर्थ पे, यानी दो कैपेसिटर लग के, और इनका जो सेंटर पॉइंट है ये अर्थ हो गया। क्लास X कैपेसिटर आ गए। जिस तरह हमने कहा था कि हाई फ्रीक्वेंसी रिपल्स स्पाइक अगर यहाँ पे आती है तो ये कैपेसिटर लाइन और न्यूट्रल के दौरान ये होता है डिफरेंशियल मोड नॉइज़। अगर किसी जगह पे कॉमन मोड नॉइज़ आता है, किसी एक लाइन के अंदर स्पाइक आती है, तो वो स्पाइक यहाँ से इस कैपेसिटर से होते हुए अर्थ हो जाएगी, और या यहाँ से आती है न्यूट्रल में तो वो ये हो जाएगी। ये हो गया हमारा कॉमन मोड नॉइज़। इससे चलिए आगे, इससे आगे अगर इस पॉइंट पे आएंगे, अभी यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये हमने 5 नोड इस पॉइंट पे डिस्कस कर लिए। इससे आगे आ जाए तो यहाँ पे लगा हुआ है ड्यूल लाइन फ़िल्टर, ये वाला, ये 4.5 माइक्रो हेनरी 20 एम्पियर की कॉइल लगी हुई है, 4.5 मिली हेनरी 20 एम्पियर। तो ये इसका ये फर्स्ट स्टेज फ़िल्टर आ गया। इस फ़िल्टर के फ़ौरन बाद देखें तो फिर एक कैपेसिटर आता है, ये वाला। जैसा ये लगा हुआ था उसी तरह भी इस कैपेसिटर के सेकंड स्टेज फ़िल्टर ये आ गया। इस कैपेसिटर के साथ फिर दो कैपेसिटर ये लगे हुए हैं, क्लास X कैपेसिटर, और इनका अभी देखिए इस कैपेसिटर का, ये जो हमने कहा था दो कैपेसिटर, एक तो लगा हुआ है पैरेलल लाइन में, ये हमारी लाइन आ रही है, ये न्यूट्रल आ रहा है, और एक न्यूट्रल से देखें तो कैपेसिटर लगकर ये ग्राउंड हो गया, और इधर से देखें तो ये कैपेसिटर लगकर ये ग्राउंड हो गया। तो इन दोनों कैपेसिटर का ये सेंटर पॉइंट जो है यहाँ पे फिर ये ग्राउंड कर दिया हमने। इससे चलिए आगे तो फिर हमारा ये एक इंडक्टर सेकंड स्टेज फ़िल्टर आ गया। अभी ये
ये लाइन हमारी, ये वाली जो ऊपर लाइन है ये न्यूट्रल लाइन है। अब ये यहाँ पे देखें तो इस साइड से ये लाइन ऐसे निकली, ये चलेगी सेकंड साइड पे यहाँ पर, और ये सीधी जा रही है ब्रिज रेक्टिफायर के इस टर्मिनल पर। ये लाइन हमारी यहाँ पर आ रही है कि ये लाइन हमारी चलेगी सीधी आउट होगी ब्रिज के लिए, और यहाँ से एक लाइन ये इधर जा रही है, ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई के लिए है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस सिर्फ यहाँ तक हम पहुँच गए। इस लाइन को देख लें जो फेज़ हमारा आ रहा है, तो फेज़ के 2 पॉइंट बन रहे हैं, 1 और 2। अभी ये एक कंपोनेंट यहाँ पर लगा हुआ है, इसको भी निकाल लेते हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये इस तरह का कंपोनेंट है और इस पे लिखा हुआ है MZ47R। एक आपने नाम सुना होगा NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। ये है PTC, ये है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस। अभी NTC और पॉजिटिव PTC में देखें तो जिस तरह इस पे 47 लिखा हुआ है तो ये 44.5 बता रहा है। क्यों? कि इसकी रेजिस्टेंस टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होती है। इस पे जैसे ही इसमें से ओवर करंट चलेगी तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी। ये प्रोटेक्शन है। जैसे पावर सप्लाईज़ के अंदर NTC इस्तेमाल किया जाता है कि पहले वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पेश करता है और जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है तो वो उसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है, वो परमानेंटली एक्टिव होता है। लेकिन ये स्टार्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद इसको बाईपास कर दिया जाता है। यहाँ से ये लाइन यहाँ पे आई, ये इस तरह से इसके अंदर करंट दाखिल होगी और दाखिल होने के बाद दूसरे एंड से निकल जाएगी इस तरह से। इसके साथ प्लस का निशान लगाकर और ये डिग्री सेंटीग्रेड का निशान लगाया जाता है, तो ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। करंट इसमें से गुजरेगी। इसके बाद इसी तरह का एक और ये बॉक्स लगा हुआ है, वो भी सेम 47 ओम का NTC है। 2 सीरीज़ में लगने के बाद तो ये 47 ओम का है और ये भी 47 ओम का है। करंट इसमें से गुजरेगी, इसमें से गुजरेगी, और जैसे जैसे इसकी करंट बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ये क्यों लगा हुआ है इसको हम देखते हैं। तो इसका काम बेसिकली सर्किट को प्रोटेक्ट करना है कि अगर किसी वजह से इनिशियली जैसे ही चार्जिंग के लिए ये वोल्टेज अप्लाई करवाएगा तो करंट यहाँ से चलेगी, इसमें से होती हुई ऐसे गुजरेगी, इस जगह से ऐसे गुजरेगी और इस तरह से होती हुई हमारे इस लाइन पे चढ़ जाएगी। दोबारा देख लीजिए, करंट जो हमने कहा था फ्यूज़ में से गुजरी, ऐसे चली, ऐसे चली, ऐसे हुई, इसमें से हुई, इस तरह से दूसरा PTC गुजरा, PTC से इस ट्रबल शूटिंग जंपर की वजह से होता हुआ यहाँ से आ गया और ये आ जाएगी ब्रिज रेक्टिफायर पे। तो ये हमारा इस तरह से सर्किट का फ्लो बनेगा। अभी हमारे पास 2 PTC आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। ये दोनों पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस हैं और दोनों सीरीज़ में हैं। ये जो पॉइंट हमने कहा था, यहाँ पर हमारे 2 जोड़ लगे हुए हैं। एक जोड़ तो हमने डिस्कस कर लिया और दूसरे जोड़ को देखेंगे तो यहाँ पर हमारी एक ये रिले का सिंबल नज़र आ रहा है, ये वाला। यानी जो हमने लाइन ये कही थी तो एक तो ये PTC वाली साइड पे चलेगी, एक लाइन ये आ गई। अगर देखिए ये रिले ऑन हो जाती है किसी वजह से तो ये क्या करेगी, इस लाइन को डायरेक्टली हमारी इस लाइन के साथ जोड़ देगी। तो जो हमारे PTC हैं, ये वाली जो पाथ हमने कहा था ये वाला, ये पाथ डायरेक्टली बाईपास हो जाएगा। तो डायग्राम पे इसको कैसे शो करेंगे, ये हम कहते हैं K2 रिले है। तो K2 रिले जब ऑन होगी तो या तो ये वोल्टेज करंट का पाथ ये बनेगा, तो अगर ये रिले ऑन हो जाएगी तो करंट का पाथ ये बन जाएगा, पहली सिचुएशन। और इसके साथ अगर देखें
तो एक रिले ये भी लगी हुई है, सेकंड रिले छोटे वाली। तो ये देखें तो ये इस पॉइंट को ये बाईपास कर देगी। अगर ये इसको बाईपास करेगी तो उस वक्त क्या करेगी, ये एक पीटीसी को बाईपास कर देगी। इसको 1 नंबर पॉइंट कह देते हैं, इसको 2 नंबर पॉइंट कह देते हैं। 1 और 2 को आप पेपर के इस नीचे वाले पोर्शन में ले आइए। अभी जो पॉइंट हमने कहा था ये वाला, इसको अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस पॉइंट पर जब पीटीसी से, दोनों पीटीसी से गुजरने के बाद जब ये करंट यहाँ पर पहुँचती है तो यहाँ से डिवाइड हो जाती है इस साइड पर भी। इस जगह पे देखेंगे तो एक फ्यूज़ लगा हुआ है और एक लाइन हमारी इस जगह पर डिवाइड हो जाती है। इसके आगे ये F2 लगा हुआ है, ये 3.15 एम्पियर का है। और एक लाइन हमारी ये वाली जो लाइन है ये डायरेक्टली चली जाती है ब्रिज रेक्टिफायर पर। इसको कह देते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, AC टर्मिनल पे, AC टर्मिनल पे। और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव। एक लाइन हमारी ये जो हमने कहा था इस पॉइंट से यहाँ पर फ्यूज़ लगा हुआ है। तो ये फ्यूज़ देखिए, तो ये लाइन फ्यूज़ से होने के बाद ये जा रही है इस सेक्शन में और यहाँ पर ये काफ़ी सारी रिले शो कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 रिले शो कर रहा है। और 6 रिलेज़ को उनका जो कॉमन पॉइंट है, ये देखें कॉमन पॉइंट पे ये फेज़ हमारा चला जाएगा। तो ये हम कह देते हैं ये रिले को चला जाएगा, रिलेज़ के कॉमन को। अब ये रिलेज़ कौन सी हैं? इस बोर्ड के अंदर सिर्फ उसने एक 4 वे वाल्व की रिले ऑन की है। जैसे ही हम रिमोट से हीट एंड कूल का बटन प्रेस करेंगे तो इस रिले को ड्राइव आएगी। तो जो फेज़ हम कह रहे थे, तो फेज़ इस फ्यूज़ से गुज़रने के बाद, इन एनटीसीज पीटीसी से गुज़रने के बाद, इन रिले से बाईपास होने के बाद ये वोल्टेज, AC वोल्टेज यहाँ पे आएंगे और ये वोल्टेज इस 4 वे वाल्व पे आ जाएंगे। यहाँ पर 2 वे वाल्व है, 4 वे वाल्व है, तो वो सारी की सारी तो कूलिंग फ़ैन के लिए हैं, वो सारी रिलेज़ यहाँ पर यूज़ होंगी। अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिले है। इस फ्यूज़ का सेकंड एंड देख लें, एक तो लाइन ये मिल गई। फ्यूज़ का दूसरा एंड देखिए तो यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है। ये है हमारी 16 ओम की एनटीसी लगी हुई है यहाँ पर ब्लैक कलर में। अभी देखिए इसके साथ लिखा हुआ है RNTC और ये है RPTC। इसके साथ लिखा हुआ है RPTC इसके साथ, और ये RNTC है ये वाली। ये NTC रेजिस्टेंस, ये सीरीज रेजिस्टेंस इस फ्यूज़ की आउटपुट पे लगी हुई है और इसका दूसरा एंड यहाँ पर कनेक्टेड है इन 2 डायोड्स के साथ। ये NTC ये लगी हुई है और यहाँ से ये जा रही है ये D3 और D49, ये इन 2 पे यहाँ पे कनेक्ट हो रही है। अब ये देखिए ये हमारा फ्यूज़ है। फ्यूज़ से लेके यहाँ तक ये 15.4 ओम 16 ओम की रेजिस्टेंस है NTC, और इसका ये एंड लगा हुआ है इस डायोड के साथ। यानी NTC वोल्टेज ऐसे आएंगे, फ्यूज़ से गुजरेंगे, NTC से गुजरेंगे, इस ब्रिज पे आ जाएंगे। ये ब्रिज, ये डायोड 2 ये लगे हुए हैं और 2 डायोड ये लगे हुए हैं। ये हैं हमारे लो वोल्टेज पावर सप्लाई के लिए ब्रिज रेक्टिफायर हैं। 1 2 3 4। अभी जो मैंने लाइन ये कही थी ये लो वोल्टेज पावर सप्लाई के लिए, अभी ये देखें तो ये लाइन ऐसे जा रही है इन डायोड पर, और जो फेज़ वाली हमने कहा था यहाँ से होने के बाद, ये सारी कहानी करने के बाद, ऐसे होने के बाद यहाँ से इस ब्रिज पर, तो हमारे लो वोल्टेज पावर सप्लाई को इस जगह से, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ लो वोल्टेज पावर सप्लाई के लिए। ये एक रिले के लिए और ये हमारा लो वोल्टेज पावर सप्लाई सेक्शन के लिए। ये हमारी कहानी यहाँ पर हो जाती है। अभी यहाँ पर ये ब्रिज रेक्टिफायर,
ये हमें रेक्टिफाई करके वोल्टेज देगा हमारे मेन डीसी कैपेसिटर्स के लिए। अभी सर्किट को देख लीजिए। आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे और इसकी ट्रबल शूटिंग देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से मसाइल आते हैं वो देखेंगे। अच्छा, इसमें इस बोर्ड के अंदर करंट ट्रांसड्यूसर या करंट ट्रांसफार्मर या सीटी नहीं लगा हुआ। अगर इस तरह का ब्लैक कलर में या किसी कलर में यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, वो इसमें से गुज़रने वाली करंट को मेजर करेगा। उसका क्या होता है कि बिलफर्ज ये लाइन जो है, मैं यहाँ पर 2 पॉइंट बना देता हूँ, इसके दरमियान अगर ये देखें तो ये क्या करते हैं, यहाँ से ये एक तार उसमें से एक टर्न देकर ऐसे गुजार दिया जाता है और दूसरे एंड पे उसके साथ ही ये एक प्राइमरी, अभी ये लाइन इसकी प्राइमरी काम करेगी और दूसरी लाइन इसकी सेकेंडरी हो जाएगी। इसको कहेंगे हम सीटी, करंट ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसड्यूसर, जो भी कहेंगे। तो इसमें से जितनी ज़्यादा करंट गुजरेगी उतना ज़्यादा ये स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी और उतने वोल्टेज बनेंगे, यहाँ पर टेप हो जाएंगे, सेकेंडरी में उतने वोल्टेज पैदा होंगे। इसको रेक्टिफाई करके हम माइक्रो कंट्रोलर को दे देते हैं। माइक्रो कंट्रोलर को इस वोल्टेज जो भी होंगे, ये पॉइंटों में होते हैं, 0.2, 0.3, 0.4, ये करंट के हिसाब से कितनी करंट चलेगी प्रोसेसर को पता है कि जी कितनी करंट चल रही है तो उसके कितने वोल्टेज हैं। अगर यहाँ पर 1 वोल्ट आता है तो वो कंसीडर करेगा 10 एम्पियर करंट चल रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर यहाँ पर 2 वोल्ट आ जाते हैं तो उसको पता चलेगा 20 एम्पियर। तो 20 एम्पियर इसका मतलब है कि आगे कोई ना कोई शॉर्ट सर्किट हो रहा है। अगर तो इसको 0.2, 0.3 वोल्ट मिल रहे हैं तो इसका मतलब है 2-3 एम्पियर करंट चल रही है। एक रेशो मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से होता है। अगर यहाँ पर इस तरह से ये इस जगह पर लगा हुआ है तो इसको सीटी कहेंगे, लेकिन इसके अंदर सीटी नहीं लगा हुआ, इसके अंदर शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है करंट मेजर करने के लिए। तो जो भी उसका तरीक़ाकार होगा कि वो करंट को मेजर करवाएगा। अभी देखते हैं सर्किट को तफसीलन, फिर इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे। देखिए, लाइन न्यूट्रल यहाँ पे अप्लाई किए, अर्थ इसको दे दिया। अच्छा, एक और जो हमारी सबसे बड़ी खामी होती है कि हम अर्थ कनेक्ट नहीं करते। ये सबसे बड़ी ज़्यादती होती है किसी कस्टमर के साथ या किसी डिवाइस के साथ या उसके यूज़र के साथ। अगर आपने उसको प्रॉपर अर्थ नहीं किया हुआ और कोई भी अगर हाई वोल्टेज स्पाइक आती हैं, अरेस्ट सर्ज आती है, तो वो क्या करेगा, वो किसी साइड पे डिस्चार्ज नहीं कर सकेगा, वो अर्थ नहीं कर सकेगा। नतीजतन क्या होगा, या जानी नुकसान होगा या माली नुकसान होगा। लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट की, किसी वजह से दोनों लाइनों में एक स्पाइक आई तो वो स्पाइक यहाँ से जो डिफरेंशियल मॉडर्नाइज है वो यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। ये कैपेसिटर उसको एक लिमिट तक बाईपास करवाएगा। अगर इसकी लिमिट से ज़्यादा वो स्पाइक आती है तो ये क्या होगा, इंटरनली शॉर्ट हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। जैसे ही ये इंटरनली शॉर्ट होगा तो ये प्रोटेक्शन है, शॉर्ट इसका होना बनता है, तो क्या करेगा, ये फ्यूज़ को उड़ा देगा। फ्यूज़ उड़ा, सप्लाई कट होगी, अगला सर्किट बच गया। इसके बाद जितनी भी स्पाइक्स आती रहें कोई डर नहीं है। ये हैं हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स। अगर हाई वोल्टेज आ जाते हैं, 385 वोल्ट से ज़्यादा आरएमएस आते हैं, तो क्या होगा, ये एमओवी हमारा वरिस्टर जो है ये शॉर्ट हो जाएगा। जैसे ये शॉर्ट होगा तो नॉर्मली ये ओपन होता है, लेकिन जैसे ही शॉर्ट होगा तो फ्यूज़ को उड़ा देगा। सेकंड प्रोटेक्शन आ गई। अगर हमारे वोल्टेज की स्पाइक किसी एक लाइन पे, बिलफर्ज आसमानी बिजली गिरती है तो वो एक लाइन पे गिरेगी, तो जैसे ही अगर एक लाइन पे गिरती है, अगर तो दोनों लाइनों पे गिरती है तो ये पकड़ लेगा। अगर एक लाइन पे गिरती है तो ये इस तरह से, इसके सामने वोल्टेज सर्ज अरेस्टर लगा हुआ है तो ये सर्ज यहाँ से उड़ा देगा। अगर दोनों लाइनों पे भी गिरती है तो ये भी शॉर्ट होंगे, ये भी शॉर्ट होंगे और साथ में ये भी इसको अर्थ करवा देगा, तो हमारा नेक्स्ट सर्किट बच जाएगा, फ्यूज़ ओपन हो जाएगा। इसके आगे फिर हमारे क्लास एक्स कैपेसिटर हैं। ये कॉमन मोड नॉइज़ के लिए, किसी एक लाइन में कोई नॉइज़ आता है तो यहाँ से ये अर्थ करवा देगा, न्यूट्रल में है तो ये अर्थ करवा देगा। आगे हमारी ये चोक आ जाती है। ये फ़िल्टर सर्किट जो है, ये कैपेसिटर और इंडक्टर ये मिलकर एक एफसी बनवाते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनवाते हैं।
कि बिलफर्ज आपका सर्किट जो है वो 50 किलोहर्ट्ज़ पे काम कर रहा है, तो 50 किलोहर्ट्ज़ की जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनेगी, फॉर एग्जांपल वो 5 किलोहर्ट्ज़, तो उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आगे जाने ही नहीं देगा। यानी ये आपका एक लिमिट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो अगले सर्किट में दाखिल ना होने पाए, ये वहाँ पे लग गया। इसके बाद ये कैपेसिटर उसी तरह कॉमन मास डिफरेंशियल माड की मज़ीद प्योरीफिकेशन के लिए, सफाई के लिए। इसके बाद हमारा ये फ़िल्टर आ गया, सेकंड स्टेज फ़िल्टर आ गया। तो ये सारे के सारे मिलकर यहाँ तक इस सर्किट की सफाई कर देंगे कि इसके अंदर ना तो कोई फ्रीक्वेंसी दाखिल हो सके अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, ना उससे ज़्यादा वोल्टेज दाखिल हो सके। कोई भी मसला बने तो ये फ़ौरन से इसको शॉर्ट करवा देगा और फ्यूज़ ओपन करवा देगा। फ्यूज़ ओपन होगा तो हमारा सर्किट प्रोटेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारी बारी आती है कि हमने नेक्स्ट सर्किट को देखना है अभी। तो नेक्स्ट सर्किट में हमारे पास यहाँ पर लगे हुए हैं 450 वोल्ट के 680 माइक्रोफैरड के 3 कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए हैं। तो आप कह दीजिए कि तकरीबन 1900-2000 माइक्रोफैरड कैपेसिटर है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो जैसे ही हम सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हैवी करंट ड्रा करेंगे। जैसे ही ये ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये ब्रिज डैमेज हो सकता है। उस चीज़ को बचाने के लिए कि अचानक हमारा सर्किट, क्योंकि आगे कंप्रेसर भी हमारा ऑफ है, फ़ैन भी ऑफ है और ये कैपेसिटर भी ब्लैंक है, तो ये क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा करंट ड्रा करने की कोशिश करेंगे। उससे बचाने के लिए हमने ये इस जगह पर 2 रजिस्टर हमने सीरीज़ में लगा दिए। अभी इस जगह पे आम रजिस्टर भी इस्तेमाल हो सकते थे, लेकिन आम रजिस्टर प्रोटेक्शन नहीं देंगे। ये प्रोटेक्शन, अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट अपनी लिमिट से ज़्यादा आएगा तो क्या करेगा, इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, फिर ये डैमेज नहीं होने देगा। एक वक्त वो आएगा कि अगर उसकी लिमिट से, इसकी लिमिट से भी ज़्यादा होता है तो ये ख़ुद से डैमेज हो जाएगा और सर्किट को बचा लेगा। इसके अंदर एक डिस्क होती है, मेटल ऑक्साइड डिस्क होती है गोल, और साथ में उसके कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वो क्या होती है, वो हीट अप होके वो दरमियान से ऐसे ओपन हो जाती है, डैमेज हो जाती है। जब ये डैमेज हो जाएगी तो फिर ये करंट को पास नहीं होने देगी। तो क्या होगा, करंट यहाँ से गुजरने के बाद एक पीटीसी से दूसरी पीटीसी से नॉर्मल ऑन होते वक्त ये रिले ऑफ होती है, ये रिले ऑफ होती है। जब ये रिले ऑफ होगी तो हमारे वोल्टेज जो है, करंट जो है वो यहाँ से पास होगी, तो 1 नंबर लाइन यहाँ पर आ जाएगी ब्रिज पे, और सेकंड लाइन हमारी यहाँ पे ब्रिज के दूसरे एसी टर्मिनल पे आ जाएगी। तो इस लाइन में नॉर्मली हमें 47 + 47, आप कह सकते हैं कि 94 ओम रेजिस्टेंस मिलेगी। हमारी ये एनटीसी आ रही है इस लाइन के अंदर, यहाँ से चलेंगे ऐसे 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 और ऐसे होते हुए इस जगह पर, तो यहाँ पर हमारी 89, क्योंकि अभी मेरी वर्कशॉप का टेम्परेचर जो है इस वक्त ये डाउन है, तो 89 ओम आ रही है। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री होगा तो उस वक्त ये 94 ओम रेजिस्टेंस देगा यहाँ पर। और अगर ये टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, चाहे वो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़े या यहाँ पे जो हमारा सर्किट है वो वर्क करेगा, करंट ड्रा करेगा, करंट ड्रा करने की वजह से ये पावर डिसिपेट करेगा। जितनी करंट बढ़ती जाएगी इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और ये क्या करेगा, उस करंट को कंट्रोल करवाता जाएगा। रेजिस्टेंस अपनी इंक्रीज़ करते 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 करंट को लिमिट रखेगा। इस लाइन के अंदर हमें ये मिल गए 89 ओम, और ये लाइन हमारी, ये डायरेक्टली हमारी यहाँ पर ये देखें तो ये आ रही, तो ये लाइन जस्ट फिल्टरों से गुजरने के बाद बोर्ड के दूसरी साइड पे गई और इस जगह पे आ गई। तो ये हमारी, ये इस तरह से आ गई, और ये लाइन में हमारे पास ये 94 ओम रेजिस्टेंस आ गई। जैसे ही हमारे ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएंगे, सबसे पहले हमारा ये छोटा कैपेसिटर है 100 माइक्रोफैरड का लो वोल्टेज पावर सप्लाई में, ये वाला, तो इसने जल्दी चार्ज हो जाना है। जैसे ही ये चार्ज होगा, ये क्या करेगा, इस सप्लाई को ऑन करेगा, अपनी लो वोल्टेज सेक्शन को ऑन करेगा। जैसे ही ये कैपेसिटर चार्ज हुआ, सप्लाई ऑन हुई, तो प्रोसेसर को भी वोल्टेज चले गए, और साथ में इसको सिग्नल आ जाएगा जी वोल्टेज पूरे हो गए। तो यहाँ पर
जैसे ही ये वोल्टेज पूरे होंगे, ये आउटपुट आएगी, तो ये वोल्टेज डायरेक्टली आकर हमारी पहली रिले को ऑन करवा देंगे। यानी पहली सप्लाई ऑन हुई, उस वक्त तक ये दोनों सीरीज़ में जाकर इन कैपेसिटर को स्लोली चार्ज करवाएंगे। क्यों कि ये हमारी ये रिले ऑफ थी, ये रिले ऑफ थी, तो ये कैपेसिटर चार्ज हो रहे हैं स्लोली स्लोली। जितना टाइम लगेगा इसके चार्जिंग में और सप्लाई बनने में, तब तक ये रिले ऑन होगी और एक पीटीसी को बाईपास करवा देगी। जैसे ही हमारा एक पीटीसी बाईपास हुआ, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी 47 ओम, पहले 94 थी। एक रेजिस्टेंस K1 ऑन, एक रिले ऑन हो जाएगी K1, तो करंट का पाथ यहाँ से ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। इसके बाद इन कैपेसिटर का कुछ लेवल अप होगा। ये लेवल प्रोसेसर मॉनिटर करता रहेगा। जैसे ही मॉनिटर करते करते इसने देखा कि जी वोल्टेज एक स्पेसिफाइड लिमिट तक आ गए, जितनी इसकी डाटा में है, तो ये दूसरी रिले को ऑन करवा देगा, इस वाले को। तो जैसे ही ये रिले ऑन होगी, इस पर सिग्नल आएगा, तो ये रिले इन दोनों एनटीसीज़ को बाईपास कर देगी। पहले एक रिले बाईपास किया, एक एनटीसी को, एक पीटीसी को बाईपास किया, और फिर दूसरी को बाईपास कर देगी। तो इस तरह से हमारी जो अभी सप्लाई है वो डायरेक्टली ब्रिज रेक्टिफायर पे आ जाएगी। पहले सीरीज़ में 94 ओम रेजिस्टेंस थी, फिर 47 हो गई, और फिर 47 से डाउन होकर 0 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि हमने ये बाईपास कर दिया। ब्रिज के अगला सर्किट हम बाद में अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है फिर, क्योंकि मैं एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा मैं वो नहीं करता हूँ कि ठीक है जी ये कर लो, तो उससे वीडियो की लंबाई ज़्यादा हो जाती है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे देखेंगे कि आपको कभी भी इंशाल्लाह कोई बोर्ड देखेंगे तो आपको उसको रिपेयर करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे हमने फ़्लो अभी देख लें, तो मल्टीमीटर से आप इसको कैसे चेक करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर ये हमारी न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल से इस तरह से चलें, इस पहले हमारे इस पे आ जाएं, कॉइल से गुजर गए, इस कॉइल से सेकंड कॉइल पे आ जाएं, तो इससे हमारा डायरेक्ट सर्किट आ रहा है इस ब्रिज रेक्टिफायर पे। यहाँ से चलेंगे, इस जगह पर हमारा ये फ्यूज़ है, तो अगर तो ये फ्यूज़ ओपन होगा, जैसे ये फ्यूज़ हमारा ओपन है, बिलफर्ज मैं इसको ओपन करता हूँ, मेरा फ्यूज़ जो है ये डैमेज हो गया था, तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, इस फ्यूज़ के दोनों ये पॉइंट और ये पॉइंट कुछ नहीं मिलेगा। तो इसके लिए हमें ये फ्यूज़ की जगह पे ये मैं जंपर कर रहा हूँ, और कभी भी जंपर नहीं लगाना। जो इसका ओरिजिनल फ्यूज़ है आप वो फ्यूज़ लगाइए। इस पर 30 एम्पेयर का फ्यूज़ है, तो 30 एम्पेयर का ही फ्यूज़ लगाना है। फ्यूज़ की वैल्यू भी कभी चेंज ना कीजिए। लो का लगाएंगे तो जल्दी उड़ जाएगा, ज़्यादा का लगाएंगे तो फिर वो नहीं उड़ेगा, अगली सारी चीज़ें उड़ जाएंगी। तो ये फ्यूज़ आ गया। फ्यूज़ से आगे चलिए इसी तरह से इस पॉइंट पे। और अगर ये सर्किट में शॉर्ट है, किसी वजह से आपको नहीं पता चल रहा कि सर्किट में ये दोनों लाइनें, अभी फ्यूज़ आपका बार बार डैमेज हो रहा है और इस जगह पे आपको शॉर्ट सर्किट मिल रहा है, तो उसके लिए आप इस जंपर को रिमूव कर देंगे। ये जो जंपर इस जगह पे लगे हुए हैं, इसको आप ओपन कर देंगे, तो पिछला सर्किट इतना हमारा जो है वो सर्किट फ्री हो जाएगा। इस जगह पे रखें, तो ये पीटीसी के एक इनपुट टर्मिनल पे देख लें, तो 0 ओम रेजिस्टेंस है। अभी यहाँ तक हमारा पाथ क्लियर हो गया। तो अगर हमें यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट मिलता है इन दोनों लाइन और न्यूट्रल में, तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई प्रोटेक्शन जो है वो शॉर्ट हो चुकी है। चाहे वो वोल्टेज अरेस्टर शॉर्ट हो चुका है, चाहे वो वरिस्टर शॉर्ट हो चुका है, या ये कैपेसिटर जो लगे हुए हैं इनमें से कोई भी चीज़ शॉर्ट हो जाएगी, तो हमारा ये वाला जो फ्यूज़ है वो डैमेज होगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि चेसिस में अर्थ आ रहा होता है, चेसिस में करंट आ रही होती है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, ये जो हमने कैपेसिटर यहाँ पर डिस्कस किए हैं, एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, ये वरिस्टर, ये सर्ज अरेस्टर, ये शॉर्ट हो जाए, ये शॉर्ट हो जाए, इनमें से कोई भी चीज़ शॉर्ट हो जाएगी। ये 1 2 3 4 5 6 7, इनमें से कोई भी चीज़ शॉर्ट होगी तो हमारे
चेसिस के अंदर करंट आएगा। तो हम इन चीज़ों को चेक करेंगे। अभी यहाँ से देखें, यहाँ तक देखें तो ये 45 ओम रेजिस्टेंस आ रही है। अगर किसी वक्त आपको इस पीटीसी की रेजिस्टेंस नहीं मिलती तो इसका मतलब है वो डैमेज है, आपको वो रिप्लेस करना होगा। इसके बाद दूसरे पीटीसी पे आ जाए तो इसकी रेजिस्टेंस ये आ गई। मल्टीमीटर को लीजिए, ओम मोड में रखिए, इनपुट टर्मिनल आपके दोनों फ्री हैं। तो आप क्या करिए, लाइन और न्यूट्रल पे इसकी रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। तो ये देखें 27 किलो ओम रेजिस्टेंस आ रही है, जो कि बहुत थोड़ी है। ये रेजिस्टेंस इसकी ये देखें तो इंक्रीज़ हो रही है, ये सही नहीं है। लीडों को यहीं पे रिवर्स कर दीजिए, दोनों टेस्ट प्रॉप्स को। तो ये देखें 9 ओम रेजिस्टेंस और इंक्रीज़ हो रही है। इसका मतलब है बोर्ड के अंदर परेशानी है, बोर्ड के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये रेजिस्टेंस हमेशा 100 किलो ओम में होती है, यानी 400-500 किलो ओम से लेके मेगा ओम्स में होती है। तो यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा सर्किट ये इशू कर रहा है कि इसको अभी कैसे डिटेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इनपुट रजिस्टर चेक करने के बाद जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर के लिए आप क्या करिए, कभी भी इसको चेक करने से पहले ये और ब्रिज के दोनों साइड पे वोल्टेज चेक कर लीजिए। यहाँ पर वोल्टेज नहीं होने चाहिए। अगर बोर्ड के ऊपर काम करते हुए आपको यहाँ पर ये वोल्टेज इस कैपेसिटर पर ये डीसी वोल्टेज मिलते हैं इस जगह पर, तो यहाँ से ये इसके डिस्चार्ज पॉइंट है और यहाँ पर आप इसको रजिस्टर की मदद से डिस्चार्ज करेंगे। और इस जगह से आपने इसको डिस्चार्ज करना है उस वक्त तक कि आपके इस पॉइंट पर वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं तो ये बड़े कैपेसिटर हैं और बहुत बुरा डेंजरस ये काम है, झटका देते हैं। अभी आ जाइए इस पॉइंट पर, जो हमारे ब्रिज रेक्टिफायर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वाला जो कट वाली साइड है, ये कट है। तो कट वाली साइड पे आप मल्टीमीटर की ब्लैक प्रॉब लगाइए। ब्लैक प्रॉब लगाकर सेंटर वाले टर्मिनल पे लगा दीजिए, डायोड मोड में या कंटिन्यूटी मोड में रखते हुए। तो ये देखिए हमारा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है। दूसरे पॉइंट के साथ लगाएंगे तो एक जंक्शन की रेजिस्टेंस दे रहा है, इसका मतलब एक डायोड इसके अंदर ठीक है, लेकिन ये डायोड शॉर्ट हो चुके हैं। अभी ब्लैक लीड को इस साइड पे ले आए, इस पॉइंट पर। तो ये हमारा ये डायोड शॉर्ट है। अभी इस जगह पे आ जाएं तो हमारा ये ब्रिज रेक्टिफायर ये ठीक नहीं है, और यही वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमें इनपुट रेजिस्टेंस जो मिल रही है। तो सभी इसको पावर अप्लाई करते हैं सीरीज़ लैंप के थ्रू, तो फिर इसको देखते हैं। तो अगर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तो कभी भी ये प्रैक्टिस नहीं करनी, कभी भी खुद से रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी। फिर ये मैंने लाइन और न्यूट्रल कनेक्ट की, तो सीरीज़ लैंप के थ्रू इसको मैं पावर दूंगा और सीरीज़ लैंप की हम सूरत हाल देखेंगे। अब ये देखिए हमारा लैंप जो है वो फुल ग्लो कर रहा है। जब ये लैंप फुल ग्लो कर रहा है, अभी ये लो वोल्टेज सप्लाई जो है ये हमारी ऑन हुई है, और देखें लैंप हमारा जो है वो फुल ग्लो कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, हम इस ब्रिज रेक्टिफायर को हम ओपन करते हैं। डीसी वोल्टेज ब्रिज के दोनों साइड पे चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर अगर आपको ये देखें तो यहाँ पर ये वोल्टेज नहीं मिलने चाहिए। तो हम ब्रिज रेक्टिफायर को ओपन करते हैं। अभी हमने
ब्रिज को एक पिन मैंने एसी इनपुट टर्मिनल ओपन किया। अब ये देखिए हमारा जो लाइट है वो डिम है, टेस्ट लैंप हमारा डिम है। क्यों? इसलिए डिम है कि हमने जो फर्स्ट रिले है वो ऑन करवाई और हमारे इस सर्किट की कंजम्पशन जो है वो स्टार्ट हो गई, और नेक्स्ट इस सर्किट की चार्जिंग करंट जो है वो शुरू नहीं हुई क्योंकि हमने ब्रिज को ओपन कर दिया। तो हम वोल्टेज को भी उसी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं जैसे हमने सर्किट की बात की थी। ये देखिए पहले एसी रखिए, एसी यहाँ पर चूँकि मैं सीरीज़ लैंप के थ्रू दे रहा हूँ तो 190 वोल्ट आ रहे हैं। इसी को पैरेलल में अगले फ़िल्टर की आउटपुट दे दीजिए, ये आ गए। अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट इसमें से शॉर्ट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको शॉर्ट करता हूँ किसी एक कंपोनेंट को, हम वन बाय वन देखते जाते हैं, उसको चेक करते जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि किसी वजह से हमारे जो वोल्टेज थे और वोल्टेज की वजह से हमारा ये एमओवी शॉर्ट सर्किट हो गया। तो इसकी वजह से अभी क्या होगा कि हमें ये फुल लैंप हमारा जो है वो ग्लो करेगा। अगर कोई भी सेक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा, मैं कहता हूँ कि ये कैपेसिटर जो है यहाँ पर जो लगा हुआ है ये शॉर्ट हो जाता है तो भी हमारा ये पाथ इसी तरह, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि हमारा ये कैपेसिटर जो है, ये वाला कैपेसिटर ये शॉर्ट हो गया जो सेकंड स्टेज में लगा हुआ है। कोई भी चीज़ शॉर्ट सर्किट होगी तो हमें ये लैंप फुल ग्लो मिलेगा, लैंप की लाइट जो है वो फुल ग्लो होगी, वो आगे वोल्टेज को पास ही नहीं होने देगा और नतीजतन ये फ्यूज़ हमारा ये वाला जो है ये बर्न हो जाएगा। अभी तो सीरीज़ लैंप यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए बर्न नहीं हुआ, वरना ये फ्यूज़ उसी वक्त ये डैमेज हो जाना है। अभी देखिए इसको मैं लैंप ऑन किया, अभी यहाँ पर आप दो आवाज़ सुनेंगे। ये मैं सप्लाई इन करता हूँ तो यहाँ पर आप आवाज़ें सुनेंगे, पहले एक रिले की फिर दूसरी रिले की। एक रिले की आवाज़ आई और ये हमारी सेकंड रिले ऑन होगी, यानी पहले छोटा बाईपास होगा, पहले ये एनटीसी बाईपास होगा एक वाला, फिर दोनों एनटीसी बाईपास हो जाएंगे और नतीजतन क्या होगा कि हमारे जो लाइन वोल्टेज हैं वो डायरेक्ट हमें आउटपुट पे मिलना शुरू हो जाएंगे और ब्रिज रेक्टिफायर पे यहाँ पर सप्लाई मिलेगी। अभी हमारा चूँकि ब्रिज डैमेज है, ये क्यों डैमेज हुआ? क्योंकि हमारा जो पीएफसी सर्किट है यहाँ पर आईजीबीटी जो है वो शॉर्ट हो चुके हैं। अभी ये प्रोसेसर जो है माइक्रो कंट्रोलर ये बार बार इस रिले को ड्राइव देकर यहाँ पर वोल्टेज देखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखें अभी इसके वोल्टेज अरेंज नहीं हो रहे तो ये अभी ये एरर शो करना शुरू कर गया, एलईडी इसकी ऑन ऑफ होना शुरू हो गई। क्यों? कि सर्किट रीसेट नहीं हो रहा, सर्किट के ये जो वोल्टेज है यहाँ पर इसको ये डीसी वोल्टेज नहीं मिले, यही इसका एक अच्छा निज़ाम है। इसको इस कैपेसिटर पर जो वोल्टेज हैं जो पहले से चार्ज थे वही वोल्टेज मिल रहे हैं, उसके अलावा यहाँ पर इसको वोल्टेज नहीं है। जो कैपेसिटर ये पहले से चार्ज था अभी देखें 46 पर ये ड्रॉप हो रहे हैं, हालांकि ये पावर इन है, इसकी लाइट ऑन है, यहाँ पर देखेंगे तो लाइट ऑन है और ये एरर भी ब्लिंक कर रहा है। लेकिन ये अभी अगर इसकी कम्युनिकेशन इन बोर्ड के साथ होगी तो ये यहाँ पर वोल्टेज का एरर देगा कि वोल्टेज नहीं मिल रहे। इससे नेक्स्ट सेक्शन में दोस्तों हम इसको जारी रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर ये वीडियो आपके लिए मालूमाती है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।